हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो गाइस, आज मैं मून नाइट के सारे एपिसोड को एक ही वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो एमसीयू की दुनिया में ये अब तक की सबसे खतरनाक वेब सीरीज है जिसका हर कोई दीवाना बन चुका है। तो सीरीज का हीरो बोले तो मून नाइट, इसका नाम स्टीवन है और इसे खुद नहीं पता होता है कि ये मून नाइट है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं। तो ये खुद कंफ्यूज रहता है कि इसके साथ अगले ही पल क्या कांड हो चुका है। एक सीधा सा मासूम बंदा जो एक गिफ्ट शॉप म्यूजियम में काम करता है, बोले तो काफी इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, अंदर से एकदम अकेला और एक स्टैचू से बातचीत करता रहता है, क्योंकि इसके बॉस और कलीग इसे ज्यादा भाव नहीं देते। उनके लिए इसका होना और ना होना एक ही बराबर होता है। ये अपने ही दिमाग से परेशान रहता है, क्योंकि ये जानता है कि इसके साथ कुछ न कुछ कांड होते रहते हैं। इसलिए रात में ये अपने पैरों को बांध कर सोता है, क्योंकि जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को कहीं और ही पाता है, वो भी टूटे फूटे शरीर के साथ। इन आर लैंग्वेज पूरा जबड़ा हिल चुका होता है और कुछ गुंडे बेचारे के पीछे पड़े होते हैं इसको मारने के लिए। तभी आर्थर हैरो की स्टोरी होती है, जो काफी मिस्टीरियस कैरेक्टर है, जो धरती को स्वर्ग बनाने के काम पर लगा होता है। ऐसा इसका मानना है बेसिकली कि ये एक कल्ट लीडर होता है। लोग इसे भगवान मानते हैं। इसका काम आत्माओं का जजमेंट करना होता है। इन अ सिंपल लैंग्वेज, बुरी और अच्छी आत्माओं को अपने तराजू वाले टैटू से पहचान कर उन्हें सजा देता है, जान से ही मार देता है। ये देवी एमिट का सेवक है। ये देवी एमिट की पूजा करता है, जो ईटर ऑफ डेड नाम से जानी जाती है, और उसका क्रोकोडाइल सिंबल होता है। ये बुरी आत्माओं को खा लेती है, इसलिए इसे ईटर ऑफ डेड कहते हैं। और जो गुंडे स्टीवन के पीछे पड़े होते हैं वो आर्थर हैरो के लिए काम करते हैं। धमाकेदार फाइट स्टार्ट होती है, क्योंकि इनको वो गोल्डन स्कैरब चाहिए था, जो कि स्टीवन के पास पता नहीं कहां से आ गया था। अब मासूम स्टीवन तो गुंडों को मार नहीं सकता। ओब्वियसली इसकी दूसरी पर्सनैलिटी सारे गुंडों को 2 मिनट में बनने वाली मैगी की तरह धो डालती है। गुंडों से बचते बचाते वापस से स्टीवन अपने घर पहुंच जाता है और उसको लगता है कि ये सब बस इसका कोई सपना था। बट फिर इससे रियलाइज होता है कि ये पूरा एक दिन बीत चुका है। उसकी गोल्डन फिश भी चेंज हो गई थी, जो कि हो सकता है इसकी दूसरी पर्सनैलिटी ने चेंज की होगी। अब जाहिर सी बात है, स्टीवन की दूसरी पर्सनैलिटी भी अपनी लाइफ जी रही होगी। बट स्टीवन तो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। उसे अपने ही घर में एक चाबी और मोबाइल फोन मिलता है, जिसमें लैला नाम की एक लड़की के 40-50 मिस कॉल्स होते हैं, पर वो तो उसे जानता ही नहीं था। अपने ही दिमाग में उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो डर कर भागने लगता है। फाइनली एक मम्मी जैसे दिखने वाले खतरनाक और डरावने खोंशू की एंट्री होती है, जो कि बेसिकली गॉड ऑफ मून है। और भी अलग अलग प्रजातियों के गॉड होते हैं इनके, बट सब अलग अलग डायमेंशंस में होते हैं। अब वहाँ से डायरेक्टली ये हमारे अर्थ पर तो नहीं आ सकते, इसलिए गॉड अपना एक अवतार बनाते हैं और अर्थ पर आ जाते हैं। यानी कि वो खोंशू का ही अवतार होता है, जो लोगों की हेल्प करता है, और खोंशू खुद इस मून नाइट को गाइड करता है और पूरी तरह से उसे प्रोटेक्ट करता है। कम बैक टू स्टोरी। स्टीवन म्यूजियम वाले सीन में अचानक से पहुंच जाता है। कुछ समझ नहीं आता आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। फिर धीरे धीरे पर्दाफाश होने लगता है। स्टीवन की म्यूजियम आते ही आर्थर वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ उसके कल्ट के लोग भी होते हैं, क्योंकि इस म्यूजियम में काफी सारी एंशिएंट इजिप्शियन चीजें रखी थी। आर्थर स्टीवन से मिलता है और यहाँ पर अपने को रिवील होता है कि देवी एमिट, जिसे आर्थर पूछता है, उसके साथियों ने उसको धोखा दिया था, और उनके अवतारों ने भी उन्हें धोखा दिया था, जिसमें खोंशू भी शामिल था, अपने अवतार मून नाइट के साथ। अब देवी एमिट गुड गॉडेस है या बैड, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। आर्थर वहीं सोल जजमेंट वाली ट्रिक आजमाता है स्टीवन पर, लेकिन हैरान करने वाली बात थी कि उस पर ये ट्रिक काम ही नहीं करती, क्योंकि ओब्वियसली स्टीवन में दूसरी पर्सनैलिटी भी है। वो अच्छी और बुरी दोनों आत्मा वाला इंसान है, तो वो उसे जाने देता है। स्टीवन बेचारा निकल ही रहा था कि तभी एक डरावना जानवर उसके पीछे पड़ जाता है, जो कि उस गोल्डन स्कैरब को लेने आया था। ऑब्वियसली वो आर्थर का पालतू क्रिएचर था। इसे जैकल क्रिएचर कहते हैं इजिप्शियन में। स्टीवन भागते बचाते वॉशरूम पहुंच गया था। काफी डरा हुआ स्टीवन समझ नहीं पाता कि ये सब कुछ क्या मामला है। तभी लाइट फ्लक्चुएट होने के साथ साथ मिरर में उसे अपनी दूसरी पर्सनैलिटी दिखाई देने लगती है। फाइनली ऑडियंस और स्टीवन मार्क से रूबरू होते हैं। वो पर्सनैलिटी उसे कहती है कि स्टीवन अपना कंट्रोल उसे दे दे तो वो उसे बचा लेगा, बट स्टीवन भरोसा नहीं करता। बट मार्क उसे कन्विंस कर लेता है। तभी मून नाइट में बदलकर मार्क उस क्रिएचर के छक्के छुड़ाकर उसे धो डालता है। कमाल का मून आर्मर होता है सुपरनैचुरल पावर्स के साथ, जो कि ओब्वियसली खोंशू का अवतार है। सारा कांड कूंड करने के बाद फिर से स्टीवन को अपने बेड पर होश आता है। म्यूजियम की खराब हालत को देखकर वो रात वाली सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिसमें कहीं
कहीं भी उसे वो रात वाला क्रिएचर नहीं दिखता, बल्कि वो खुद ही यहाँ वहाँ डर कर भाग रहा होता है। म्यूजियम के लोग उसे पागल समझकर जॉब से निकाल देते हैं। अब दुखी स्टीवन अपने स्टैचू दोस्त को रात वाला सारा इंसिडेंट बताते हुए कहता है कि वो पागल नहीं है, ये सब कुछ सच में उसके साथ हुआ था। तभी उसे अपने घर में मिली उस की और मोबाइल फोन की याद आती है, जो ऑब्वियसली मार्क की थी। सच का पता लगाने स्टीवन एक स्टोरेज यूनिट में पहुंच जाता है, जहां उसे मार्क का खुफिया ठिकाना मिल जाता है, जिसमें उसे मिलिट्री का काफी सारा सामान मिलता है। उसमें गन भी होती है और उसके साथ वो गोल्डन स्कैरब भी। उसकी पर्सनैलिटी का नाम मार्क स्पेक्टर था। रिफ्लेक्शन में मार्क उसे कुछ भी छूने से मना करता है और गोल्डन स्कैरब से दूर रहने के लिए कहता है। स्टीवन को वो खोंशू के बारे में सब बता देता है और कहता है कि तुम भी खोंशू को सर्व करते हो मेरे साथ। स्टीवन डरकर सारा सामान उठाकर पुलिस के पास ले जाता है ताकि वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके, पर तभी खोंशू आकर उसे रोकने की कोशिश में जाने अनजाने हॉन्ट कर देता है। बाहर उसकी मुलाकात लाइला से होती है तो वो मार्क को समझाती है, क्योंकि वो मार्क की वाइफ है। दोनों गोल्डन स्कैरब मिशन के साथ थे, लेकिन उसे मार्क की इस दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मार्क लाइला को डिवोर्स देकर उससे दूर जाना चाहता था ताकि वो सेफ रहे और इन सारे चक्करों से दूर रहे ताकि लाइला की जान को कोई खतरा ना हो। इसलिए रिफ्लेक्शन के जरिए स्टीवन को वो रोकता है ताकि वो लाइला को उसकी इस मल्टी पर्सनैलिटी के बारे में ना बताए। बट वो काफी डरा हुआ था और सच बोलने वाला बंदा था। लाइला को वो सब कुछ बता देता है, बट वो उसकी बातों का यकीन नहीं करती। तभी फेक अथॉरिटी आकर स्टीवन को ले जाते हैं। लाइला वहीं पर छुप जाती है और सारा मामला समझने की कोशिश करती है। फेक अथॉरिटी कोई और नहीं बल्कि आर्थर के कल्ट मेंबर ही थे। आर्थर उससे गोल्ड स्कैरब मांगता है और उसे प्यार से समझाता है। तभी खोंशू पीछे से आकर स्टीवन को गाइड करते हुए आर्थर को मारने के लिए कहता है और यहाँ पर रिवील होता है कि आर्थर पहले खोंशू का अवतार था। जब वो देवी एमिट को नहीं पूछता था तो वो कहता है कि उसे सब कुछ पता है खोंशू के बारे में, कि वो स्टीवन से उसे मारने को कह रहा है। वो कहता है कि खोंशू एक ईविल है, उसे देवताओं ने बेदखल कर दिया था, तो वो बस तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है, क्योंकि तुम एक इनोसेंट और जिंदगी में अकेले हो, अंदर से टूटे हुए हो। पर मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इस संसार को पाप और बुराई से मुक्त करना चाहता हूँ। लेकिन खोंशू उसे ऐसा करने से रोकता है। खोंशू उन्हीं लोगों को सजा देता है जिन्होंने बुरे काम और पाप किए होते हैं, जबकि आर्थर उस देवी एमिट को पूछता है जो खोंशू से बिल्कुल अपोजिट है। वो बुराई को जन्म लेने से पहले ही सजा देती है, यानी फ्यूचर में होने वाले पाप से पहले ही उसे खत्म कर देती है। आर्थर रिवील करता है कि उसे वो गोल्डन स्कैरब इसलिए चाहिए क्योंकि उससे ही एमिट को जिंदा किया जा सकता है, जिसके बाद दुनिया पाप मुक्त हो पाएगी, जो कि गलत है, क्योंकि अगर किसी बच्चे को पहले ही मार दोगे ये सोचकर कि वो बड़ा होकर बुरे काम करेगा तो ये इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि बचपन में ही उसे उस पाप की सजा मिल गई जो उसने किया ही नहीं। वो तो उस टाइम निर्दोष ही था। इन फ्यूचर वो सुधर भी सकता था। स्टीवन को भी ये सब इंसाफ नहीं लगता। तभी लाइला गोल्डन स्कैरब लेकर पहुंच जाती है और उसे सूट पहनने को बोलती है, बट स्टीवन बेचारा डर की वजह से कुछ समझ ही नहीं पाता और यहाँ वहाँ भागता रहता है। आर्थर अपनी पावर्स को यूज करके फिर से जैकल क्रिएचर को स्टीवन के पीछे भेज देता है। फिर से एक धमाकेदार फाइट होती है। फाइनली स्टीवन को सूट बिना समन किए हुए मिल जाता है, बट जैकल उसे धो रहा होता है। ये सूट मून नाइट वाला नहीं था बल्कि मिस्टर नाइट वाला था, जो स्टीवन को तो मिल जाता है, बट बेचारा स्टीवन फिर से मार खाने लगता है। थक थकाकर वो फाइनली अपना कंट्रोल मार्क को दे ही देता है और मून नाइट के साथ मार्क जैकल क्रिएचर को मार डालता है। फिर मार्क को रियलाइज होता है कि गोल्डन स्कैरब खो गया है, जो आर्थर के हाथ लग जाता है। लाइला भी देख लेती है कि स्कैरब अब आर्थर के पास है, मतलब वो अब देवी एमिट को जिंदा कर देगा। वहीं पर स्टीवन मार्क के अंदर फंस गया था और वो मार्क से अपनी बॉडी का कंट्रोल मांगता है, बट मार्क नहीं देता। दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं। खोंशू मार्क को जलीकटी सुनाने लगता है क्योंकि उसने अपने काम के बीच में स्टीवन को आने दिया, और यहाँ पर रिवील होता है कि ये बॉडी मार्क की है। खोंशू उसे धमकी देकर कहता है कि अगर मार्क ने उसका काम नहीं किया तो वो नेक्स्ट अवतार उसकी वाइफ लाइला को बना लेगा। इसे सुनकर मार्क कहता है कि वो कोई और तरीका निकाल लेगा सब कुछ ठीक करने का, जिससे साफ पता चल जाता है कि इसी खोंशू की वजह से मार्क लाइला को डिवोर्स देकर उससे दूर हो रहा था, उसे खतरे से बचाने के लिए। वहीं खोंशू मार्क को एमिट के मकबरे के पास ले जाता है, जो इजिप्ट में है। अभी भी स्टीवन मार्क के अंदर लॉक होता है। ये कमाल की शानदार लोकेशन होती है। अब हम इजिप्ट में आए और इजिप्शियन गॉड की बात नहीं की तो क्या किया। इस साउंड लाइक यूपी में आए और आगरा का ताजमहल नहीं देखा तो क्या किया। चलो इसी बात पर अब कमेंट करके बताओ कि कौन कौन यूपी से है और हमें भी पता चले कि हमारे सब्सक्राइबर्स कहाँ कहाँ से हैं। कम टू द पॉइंट।
अब आर्थर के साथ साथ मार्क और खोंशू भी इजिप्ट में थे। अब लाइला मैडम अपने पति को ऐसे अकेले तो मरने नहीं देती, तो वो भी उसके पीछे इजिप्ट जाने के लिए फेक पासपोर्ट बनवाने चली जाती है, जहाँ उसके ओरिजिन के बारे में हमें पता चलता है कि वो अपने फादर के साथ इजिप्ट में ही रहकर ब्लैक मार्केट से आर्टिफैक्ट्स और कीमती चीजों की हेराफेरी करती थी, बोले तो चोरी करती थी। इसके फादर एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और एक हादसे में उनकी जान चली गई थी। वहीं आर्थर को गोल्डन स्कैरब कंपास का यूज करके देवी एमिट की लोकेशन मिल जाती है। मार्क भी आर्थर के कुछ फॉलोअर्स को मार कर उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, लेकिन वो झूठी लोकेशन थी। अब खोंशू को मार्क सजेस्ट करता है कि आर्थर को पकड़ना है तो उन्हें अदर इजिप्शियन गॉड्स की मदद लेनी होगी, जो कि ऑब्वियसली दूसरे डायमेंशन में थे। अब खोंशू का कहना था कि बाकी गॉड्स को बुलाया तो वो खोंशू पर गुस्सा होकर उसे स्टोन में बदल सकते हैं, बट दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो खोंशू अदर गॉड्स की मीटिंग करवाता है, जहाँ पोर्टल खुलने पर अदर अवतार भी आ जाते हैं, जो ऑब्वियसली मून नाइट की तरह ही दूसरे गॉड्स के होते हैं। क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डायरेक्टली ये अर्थ पर नहीं आ सकते थे, इसलिए ये अवतारों में आते हैं पोर्टल का यूज करके। टोटल 5 गॉड्स आते हैं अपने अवतारों में, हॉरस, ओसिरिस, आइसिस, टेफनेट और हाथोर। हाथोर गॉड ऑफ लव होती है, बोले तो अनकंडीशनल लव से भरी, जो खोंशू की काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। अब खोंशू तो आर्थर का भांडा सबके सामने फोड़ कर उन्हें बताने वाला था, बट यहाँ पर उसका उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि आर्थर के आने पर वो सबको झूठ बोल देता है कि ये यहाँ पर देवी एमिट को जिंदा करने नहीं बल्कि घूमने फिरने आया था, और उल्टा खोंशू के खिलाफ सबको भड़का देता है कि ये मार्क का यूज कर रहा है उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर, क्योंकि ओब्वियसली वो मार्क की दूसरी पर्सनैलिटी स्टीवन के बारे में सब जानता था। आर्थर सबको बोल देता है कि मार्क बीमार है। मार्क और खोंशू के पास कोई सबूत नहीं थे आर्थर के खिलाफ, इसलिए गॉड्स खोंशू को आखिरी वार्निंग देकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन गॉड ऑफ लव उस पर यकीन करती है और उसे बताती है कि 2000 साल पहले सैम्फू एक बंदा था जो एमिट की एग्जैक्ट लोकेशन जानता था, जिसका ताबूत अब ब्लैक मार्केट में है। अब मार्क उसे ढूंढने निकल पड़ता है, जहाँ लाइला उससे मिलती है, उसकी हेल्प करती है और एंटोन मॉगेट नाम के एक बंदे से मिलती है। इसी के पास सैम्फू की बॉडी थी। इन्हें एमिट की लोकेशन का मैप मिल जाता है, जिसे ये स्टीवन की हेल्प से सुलझाने लगते हैं। लेकिन एमिट के मकबरे को ट्रैक करने से पहले ही आर्थर वहाँ पर पहुँच जाता है और एंटोन को अपनी पावर से मैनिपुलेट कर देता है। खतरनाक फाइट होती है मून नाइट के साथ और सब मारे जाते हैं। दोनों वहाँ से पजल लेकर निकल जाते हैं और सुलझाने की कोशिश करते हैं और फिर से स्टीवन की हेल्प लेते हैं। अपना स्टीवन जीनियस है, पजल मैप को वही सुलझा सकता है। लाइला को अब इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पता था, तो वह स्टीवन को पसंद करने लगती है उसकी मासूमियत की वजह से, जो मार्क से बिल्कुल डिफरेंट है। पजल मैप सॉल्व हो जाता है जो स्टार्स के शेप में था, लेकिन स्टार मैप 2000 साल पहले सैम्फू ने जब बनाया था तो उस टाइम स्टार्स की लोकेशन डिफरेंट थी और अब पूरी तरह से चेंज है। जाहिर सी बात है, इतने साल बीत गए हैं, स्टार्स की पोजीशन तो चेंज हो ही जाएगी। फिर गॉड ऑफ मून यानी कि अपना खोंशू उनकी हेल्प करता है। पूरे आसमान को वे रिमाइंड करके 2000 साल पहले पे ले जाता है। मैप वाली रात को ले आता है, जिसे स्कैन करके लाइला देवी एमिट की लोकेशन फाइंड आउट कर लेती है। लेकिन खोंशू को पावर का गलत इस्तेमाल करते देखकर अदर गॉड्स उसे स्टोन में बदलने लगते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी खोंशू को लास्ट वार्निंग दे चुके थे। खोंशू को स्टोन में बदलने से पहले स्टीवन और मार्क के सूट की पावर भी चली जाती है और अब ये सुपर ह्यूमन से बेचारे नॉर्मल ह्यूमन बन जाते हैं। एकदम तगड़ा सीन था ये वाला, बट इनकी मेहनत बेचारों की बेकार नहीं जाती और लाइला को देवी एमिट की रियल लोकेशन मिल जाती है। अब देखना ये है कि बिना पावर्स की मार्क कैसे सबका सामना करता है। अब बेचारे खोंशू के स्टोन स्टैचू को बाकी गॉड्स के स्टैचू के साथ रखवा दिया जाता है। वही लोकेशन मिलने पर लाइला और स्टीवन वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं कि आर्थर ने ऑलरेडी देवी एमिट के मकबरे वाले प्लेस को खोद कर निकाल लिया है। स्टीवन बेचारा मासूम सा बच्चा सबका सामना नहीं कर सकता था, तो लाइला और मार्क उसे कन्विंस करते हैं कि वो बॉडी का कंट्रोल मार्क को दे दे, बट स्टीवन अंदर कैद नहीं होना चाहता था। साथ ही वो लाइला को पसंद करता था, तो उसके साथ ही रहना चाहता था। मार्क भी ये सब समझ गया था, इसलिए वो उसे लाइला से दूर रहने को कहता है और वार्निंग देता है, बट लाइला को भी स्टीवन पसंद था, तो वो उसे किस कर लेती है, क्योंकि वो मार्क से ये सोचकर परेशान हो चुकी थी कि वो उसे डिवोर्स दे रहा है। लेकिन स्टीवन तभी मार्क को उसकी सच्चाई बताते हुए कहता है कि वो उसे खोंशू से बचाने के लिए ऐसा कर रहा है और वो उसे बहुत प्यार करता है। फाइनली उसे प्यार का एहसास होता है और लाइला और मार्क के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है, बट किस का बदला लेने के लिए मार्क स्टीवन को एक जोरदार पंच मारता है। दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस सीरीज। खैर दोनों एक
स्पेशल रूम में आते हैं। दिस इज काइंड ऑफ एंशिएंट ऑपरेशन थिएटर। अजीब सी चीजें यहाँ पर होती है, काफी डरावना दिख रहा था सब कुछ। एक हैकर प्रीस्ट क्रिएचर लोगों को लाकर उन्हें मार रहा था। दोनों छुपे हुए थे, लेकिन क्रिएचर को उनके होने का पता चल जाता है। फिर दोनों उससे बचते भागते हैं और दोनों बिछड़ जाते हैं। हैकर प्रीस्ट लाइला के पीछे पड़ जाता है, बट वो उससे बचकर निकल जाती है। तभी आर्थर आकर लाइला को बताता है कि उसकी फादर की मौत का जिम्मेदार उसका पति मार्क ही है। लाइला काफी गुस्से में होती है। वहीं दूसरी तरफ स्टीवन को अलेक्जेंडर द ग्रेट का ताबूत मिल जाता है, जिसकी काफी बड़ी एंशिएंट इजिप्शियन हिस्ट्री है। इसी के ताबूत में रखी बॉडी के मुंह के अंदर देवी एमिट का स्टैचू छुपा हुआ था, जिसके अंदर वो कैद थी। तभी गुस्से से आग बबूला लाइला आकर मार्क से अपनी फादर की मौत का सच पूछती है। स्टीवन बॉडी का कंट्रोल तुरंत मार्क को दे देता है और मार्क सारी सच्चाई उसे बताता है कि उसके एक साथी बुशमैन ने उसके फादर को मारा था। मार्क ने उसे बचाने की कोशिश की थी, बट वो नाकाम हो गया था। बातें चल ही रही होती हैं कि आर्थर अपने गुंडों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। मार्क लाइला को छुपा देता है। आर्थर देवी एमिट की मूर्ति की डिमांड करता है। मार्क स्टैचू नहीं देता तो उसे शूट करके वो मार देता है। बेचारा सुपर ह्यूमन मार्क बिना मून नाइट सूट के नॉर्मल ह्यूमन बनकर मर जाता है। कहानी के ट्विस्ट में पूरी सीरीज की अब थीम ही चेंज हो जाती है। मार्क आंखें मेंटल असाइलम में खोलता है और अब तक के सारे कैरेक्टर्स अजीब और गरीब हरकतें करते हुए उसी असाइलम में दिखते हैं। सबका अपना अपना रोल होता है। डरकर मार्क असाइलम से भाग ही रहा होता है तो उसे एक कब्र के अंदर दूसरी पर्सनैलिटी, बोले तो मासूम स्टीवन मिलता है। काफी अजीब था सब। दोनों पर्सनैलिटी को अपनी पर्सनल बॉडी मिल जाती है। बेचारे एक बॉडी के लिए इतना जो लड़ रहे थे। खैर एक दूसरे से मिलकर हक करके दोनों को काफी रिलीफ मिलता है। एक दूसरी कब्र भी उन्हें मिलती है जिसमें शायद मार्क की तीसरी पर्सनैलिटी जैक हो। उसे ना खोलने का फैसला करते हुए वो आगे भागते हैं। तभी इजिप्शियन देवी हिप्पो उन्हें मिलती है, जो प्यार से क्यूट वॉइस में हेलो कहती है। और आर्थर जो असाइलम में डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा था, मार्क को टॉर्चर कर रहा होता है। बट वहीं दूसरी तरफ दोनों हिप्पो जो कि गॉड ऑफ टेवरेट के साथ होते हैं। बोले तो ये गॉड ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन होती है, जो बताती है कि ये दोनों उस गन शूट में मारे जा चुके हैं। इसलिए ये इजिप्शियन अंडरवर्ल्ड में होते हैं, जो कि अजीब सा असाइलम है। दोनों अब बिफोर लाइफ और आफ्टर लाइफ के बीच में होते हैं और मरने के बाद वाली दुनिया में जाने वाले प्रोसेस में होते हैं। टेवरेट बताती है कि ये रैलम उसी बंदे के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है जो यहाँ पर आते हैं। अब ओब्वियसली मार्क और स्टीवन यहाँ थे, जो कि काइंड ऑफ पागल ही थे। इसलिए ये अंडरवर्ल्ड प्लेस उन्हें असाइलम जैसा लग रहा था, जो रियल में टेवरेट की शिप होती है, जो उन्हें आफ्टर लाइफ में ले जा रही होती है। बट उससे पहले उन्हें अपने हार्ट को बैलेंस करना था। उसके बिना ये वहाँ पर नहीं जा सकते थे। फेदर ऑफ ट्रुथ से इनके हार्ट को नापा जाता है। अगर बैलेंस हुआ तो ये पैराडाइज में जाएंगे और नहीं तो अंडरवर्ल्ड से आई आत्माएं आकर इनकी सोल्स को ले जाएंगी। और ये बेचारे आफ्टर लाइफ पैराडाइज में जाने की वजह यही अंडरवर्ल्ड में फंस कर रह जाएंगे और स्टोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। फाइनली कंक्लूजन नहीं निकल पाता क्योंकि स्केल ही बैलेंस नहीं हो पाता। बट स्टिल ये पश्चाताप का टाइम था और हिप्पो उन्हें एक लास्ट मौका देती है। दोनों वापस जाते हैं और एक दूसरे को सच दिखाते हैं। काफी इमोशनल थी इनकी कहानी। अब हम यहाँ पर मार्क और स्टीवन की सच्चाई से रूबरू होते हैं। मार्क रूम में जाता है जहाँ उसे वो डेड बॉडीज दिखती हैं, जिन्हें उसने अब तक मारा होता है। अब यहाँ पर स्टीवन को एक छोटा बच्चा दिखता है, जिसके पीछे जाकर हम पहुँच जाते हैं मार्क के पास्ट में। अब यहाँ पर मार्क की फैमिली होती है, उसकी मॉम, डैड, उसका छोटा भाई रैंडल। तो दोस्तों यहाँ पर रैंडल ही था जिसकी वजह से मार्क की लाइफ उथल पुथल हो गई थी। अब हुआ यूँ था कि बचपन में खेलते हुए दोनों एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां पर पानी भर जाता है बारिश की वजह से। अब यहाँ मार्क तो बच जाता है, लेकिन उसके छोटे भाई रैंडल की मौत हो जाती है, जिसका बुरा सदमा मार्क की माँ को लगता है। वो समझने लगती है कि मार्क ने जानकर अपने भाई को डुबो दिया। उनकी नजरों में मार्क एक मर्डरर था। उसके डैड उसका सपोर्ट करते थे, बट मार्क की मॉम की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, खराब हो गई थी। वो मार्क को फिजिकल अब्यूज करने लगी थी, उससे मेंटली टॉर्चर करने लगी थी। और यहीं पर मार्क ने अपने माइंड में एक दूसरी पर्सनैलिटी क्रिएट कर ली थी स्टीवन की, एक मूवी के इल्यूजन से। ये गाइस एक बहुत ही इमोशनल सीन था। मार्क को क्या कुछ सहना पड़ा था अपनी छोटी सी उम्र में। उसका वो असहनीय दर्द ही उसकी यादों में झलक रहा था। इसकी वजह से ही उसने सारी पर्सनैलिटी को खुद के अंदर क्रिएट किया, यानी कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब ये सच स्टीवन के सामने था, लेकिन उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था इन सब बातों पर कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। स्टीवन स्टार्टिंग से ही फोन पर अपनी माँ से बात किया करता था, क्योंकि स्टीवन की पर्सनैलिटी में मार्क अपनी मॉम को बुरा नहीं समझता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर मून
मून नाइट के ओरिजिन को भी देखते हैं। अब मार्क यहाँ पर अपना घर छोड़कर चला गया था, इन सब चीजों से दुखी होकर, एंड उसके डैड उसको रोकने की भी कोशिश करते हैं। मार्क मिलिट्री में भर्ती हो गया था, लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से उन्होंने उसको निकाल दिया था। अब यहाँ पर फिर वो बुशमैन के साथ काम करने लगा था, कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा था। यहाँ पर वो स्टीवन को सच भी बता देता है कि आर्कियोलॉजिस्ट पर उसने बुशमैन के कहने पर ही अटैक किया था, जिसमें लायला के पिता मारे गए थे। हालांकि मार्क ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन बचा नहीं पाया था। मार्क जानता था कि उसने बहुत बुरे गलत जो भी कहे काम किए हैं। वो गॉड खोंशू के टेम्पल में जाकर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खोंशू वहाँ पर आकर मार्क को बचाकर उससे एक डील करता है और मार्क की बॉडी को कंट्रोल करने लग जाता है। जैसे कि हम देख ही चुके हैं कि उसने कितने लोगों की जान ली है खोंशू के कहने पर। यहाँ पर अब मार्क को मून नाइट की पावर भी मिल जाती है। अब यहाँ पर इन सब मेमोरीज में से एक सच और रिवील होता है कि मार्क की जो मॉम है वो असल में पहले ही मर चुकी हैं। अब मार्क तो स्टीवन को सच जानने से रोकता ही है, पर आखिरकार उसे सच पता तो चलना ही है। स्टीवन यकीन ही नहीं कर पा रहा होता है कि उसकी मॉम नहीं है। वो ये सच मानने को तैयार ही नहीं था, बट डॉक्टर हैरो भी स्टीवन को समझा ही देते हैं कि उसकी माँ अब नहीं रही। 2 महीने पहले उसकी माँ की मौत का दर्द मार्क के लिए असहनीय हो गया था, जिससे मार्क और स्टीवन की लाइफ कॉन्फ्लिक्ट करने लगी थी। मार्क रोते हुए वहीं पर स्टीवन बन जाता है और ये पूरी स्टोरी आकर स्टार्टिंग में रुकती है, जहाँ से सीरीज स्टार्ट हुई थी, अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए, सोकर उठते हुए। तो यहाँ पर मार्क और स्टीवन की लाइफ के सारे पन्ने खुल जाते हैं। अब यहाँ पर टैबलेट की जो शिप होती है वो आफ्टर लाइफ के डोर तक यानी कि ओसाइरिस तक पहुँच तो जाती है, लेकिन स्केल बैलेंस अभी भी नहीं हुआ था। तो अब अनबैलेंस सोल उनकी आत्माएं लेने शिप पर आने लगती हैं, एंड यहाँ पर काफी मारामारी भी होती है। अब स्टीवन के अंदर पावर आती है कि वो मार्क है तो वो एक अच्छी फाइट कर सकता है। अब मार्क को सोल ले जाने लगी थी तो स्टीवन उसे बचाने जाता है और खुद ही नीचे गिर जाता है एंड रेत में जम जाता है। अब ये इमोशनल सीन था काफी। उसके जाते ही स्केल बैलेंस हो जाते हैं। मार्क फील्ड ऑफ रीड्स में पहुंच जाता है अकेले ही। अब सारे राज खुल जाने के बाद ही स्केल बैलेंस हुआ था। तो अब हम यहाँ पर पहुँचते हैं सीरीज के अंत के करीब, यानी कि 6th एपिसोड गॉड्स ऑफ मॉन्स्टर। तो अब मार्क तो पहुँच चुका था फील्ड्स ऑफ रीड्स में। अब उसके दिल पर कोई भी बोझ नहीं था। उसे स्टीवन को बचाना था और देवी एमिट को भी रोकना था। अब हम आते हैं रियलिटी में, जहाँ पर सबको लग रहा था कि मार्क मर चुका है। अब आर्थर के लोग मार्क की बॉडी को पानी से निकाल कर लाते हैं और आर्थर को अब देवी एमिट की मूर्ति भी मिल गई थी। लायला भी वहाँ पर पहुँच गई होती है। आर्थर इस स्कैरब मार्क की बॉडी पर रख कर उसकी आत्मा को शांति की कामना करके वहाँ से चला जाता है। आर्थर के पास मूर्ति तो थी ही, अब उसकी जो स्टिक थी वो भी अपग्रेड हो जाती है। आर्थर के जाने के बाद लायला मार्क की बॉडी के पास आकर दुख जताती है, रोती है। वो स्कैरब उठाकर आर्थर के पीछे जाती है अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए। आर्थर के आदमियों में वो शामिल हो जाती है और आर्थर को जाते हुए रास्ते में आर्मी रोक लेती है, उसे पासपोर्ट के लिए बोलती है। तो आर्थर अपनी छड़ी की पावर दिखाते हुए उन सभी सोल्जर्स की रूह को निकाल लेता है, बट उनमें से एक सोल्जर की जो रूह होती है वो नहीं निकलती। तो आर्थर उसे अपने साथ अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वहीं पर लायला आर्थर को मारने जा रही होती है तो देवी टैबलेट उसे रोक लेती है डेड बॉडीज के थ्रू बात करके कि खोंशू को वो आजाद करे ताकि वो मार्क को वापस ला सके। अब वो आर्थर का पीछा करती है और पिरामिड तक पहुंचती है। आर्थर वहां पर घुसकर उन अवतारों को मारता है। लायला वहां जल्दी से जाकर सभी देवताओं की मूर्तियों से खोंशू की मूर्ति उठा लेती है और उसे तोड़कर खोंशू को आजाद कर देती है। खोंशू यहाँ पर लायला को अपना अवतार बनाने का ऑफर भी देता है, लेकिन लायला उसके ऑफर को ठुकरा देती है। और दूसरी तरफ आर्थर भी देवी एमिट को आजाद कर देता है। तो यहाँ पर हम पहली बार में देवी एमिट का दर्शन करते हैं, जो कि काफी खतरनाक दिख रही थी। अब देवी एमिट आर्थर का शुक्रिया अदा करती है, उसने उसको आजाद किया। वो 2000 सालों तक कैद थी उस मूर्ति में। यहाँ पर एमिट जानती थी कि आर्थर कोई अच्छा इंसान तो नहीं है, उसके भी अच्छाई और बुराई का तराजू हमेशा डगमगाया ही करता है। इसलिए हमने शुरुआत में देखा था कि वो खुद कांच पर चलकर पश्चाताप किया करता था ताकि उसके पाप कम हो सके। लेकिन यहाँ पर एमिट उसे नहीं मारती, वो उसे अपना अवतार बना लेती है, क्योंकि पिछला अवतार जिसे तराजू ने काबिल बताया था उसकी वजह से उसे 2000 सालों तक कैद रहना पड़ा। दूसरी तरफ फील्ड ऑफ रीड्स में मार्क को सुकून मिलता है, क्योंकि अब उसके दिल पर कोई भी बोझ नहीं होता। लेकिन वो स्टीवन से जुड़ चुका था, उसे उसकी कमी महसूस होने लगी थी। तो वो टैबलेट की बातों को अनसुना करके पहुंच जाता है स्टीवन के पास। वो स्टीवन को इमोशनल बातें कहता है और उसके साथ ही पत्थर में बदलने लगता है। बट मार्क के हाथ में स्टीवन का हाथ था और उसका हार्ट दोनों को टच कर रहा था। तभी लाइफ के दरवाजे खुल जाते हैं एंड वो वापस से अपनी रियल
वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। खोंशू उसे महसूस कर लेता है। फिर मार्क अपने मून नाइट की पावर में आ जाता है। मार्क एंड स्टीवन अब खोंशू से डील कर लेते हैं कि एमिट को रोकने के बाद वो उन्हें आजाद कर देगा अपना अवतार होने से। यहाँ पर खोंशू को मानना भी पड़ता है और दूसरी तरफ लाइला भी टैबलेट से हेल्प लेकर उसकी अवतार बन गई होती है। अब उसके बाद शुरू होती है सुपर फाइट। हम मून नाइट को देखते हैं आसमान में आर्थर को रोकते हुए। बीवी एमिट भी काफी सारी सोल्स को खा रही थी। फिर एमिट और खोंशू आपस में फाइट करना शुरू करते हैं। खोंशू एमिट पर भारी पड़ता है, दूसरी तरफ आर्थर मून नाइट पर भारी पड़ता है, लेकिन लाइला उनकी हेल्प कर देती है। लेकिन तीनों आर्थर को नहीं हरा पाते, तो आर्थर मून नाइट को बस मार ही डालने वाला था। तभी हम देखते हैं कि मार्क ने अपनी बॉडी का कंट्रोल खो दिया और यहीं पर सीन कट हो जाता है। उसके बाद अचानक से हमें दिखता है कि मार्क के हाथों में घायल आर्थर है और बाकी सबको उसने बुरी मौत दी है। अब यहाँ पर सबको पता ही है कि वो कोई और नहीं बल्कि मार्क की ही तीसरी पर्सनैलिटी है, जो कि है जैक। उसके बाद मार्क और लाइला मिलकर एमिट को आर्थर की बॉडी में कैद कर देते हैं एंड यहाँ पर डील के अकॉर्डिंग खोंशू मार्क स्टीवन को आजाद भी कर देता है। उसके बाद मार्क की आंखें सीधे असाइलम में खुलती हैं, जहाँ पर डॉक्टर हैरो के पैरों से ब्लड आ रहा होता है। मार्क समझ जाता है कि यह असाइलम उसका भ्रम है। तभी स्टीवन के लेटर गेटिस बोलते ही दोनों बाहर निकल आते हैं। अब पूरी स्टोरी घूमकर वहीं पर आ जाती है, स्टीवन के बेड से सोकर उठते हुए, जहाँ पर वो खुद को बांध कर सोता है। अब यहाँ पर मार्क और स्टीवन एक दूसरे के साथ बॉडी को शेयर करना सीख गए होते हैं। एंड अब लास्ट में आता है पोस्ट क्रेडिट सीन। आर्थर एक हॉस्पिटल में है, जहाँ पर एक अनजान आदमी आर्थर को अपने साथ गाड़ी में लाता है एंड उस गाड़ी में आर्थर को खोंशू मिलता है। और वो अनजान आदमी कोई नहीं बल्कि अपना मार्क ही होता है, लेकिन उसके अंदर वो तीसरी पर्सनैलिटी होती है जैक। अब यहाँ पर खोंशू चालबाज निकला था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि मार्क के अंदर स्टीवन के साथ साथ एक जैक पर्सनैलिटी भी है, जिसको वो अपना अवतार बना लेता है। सो गाइस, यहाँ पर सारे एपिसोड एंड होते हैं और पहला सीजन खत्म होता है। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है इसका दूसरा सीजन भी आए, क्योंकि अभी हमें तीसरी पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है। पूरी एक पर्सनैलिटी बाकी है अभी रिवील करने के लिए। तो जैसे ही दूसरा सीजन आता है, मैं उससे आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो गाइस, आप लोगों ने अभी तक हमारी अगर मून नाइट की वीडियोस नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।